ओके, सो हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में और बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इन पर। क्या पढ़े थे हम लोग अभी तक? हम लोगों ने पढ़ाई करी थी अबाउट, क्या क्या पढ़ा था? मास डिफेक्ट पढ़ा था मेनली, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था, मास डिफेक्ट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? हम्म, क्या पढ़ा था बेटा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ा था, उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे, है ना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम लोगों ने बोला था यही हमारे स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? क्या इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी हमारे पास? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना? ओके, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का अपन ने ग्राफ भी बनाया था। ग्राफ कुछ इस शेप का था, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि बीच में ज़्यादा ये वैल्यू ज़्यादा थी, छोटे और बड़े न्यूक्लियस के लिए कम थी। 56 कौन सा वाला? Fe56 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी 50 से लेके 80 तक सभी स्टेबल है। इधर छोटे एटम्स हाइड्रोजन हीलियम ये कम स्टेबल हैं, बड़े एटम्स भी, बड़े एटम के न्यूक्लियस भी कम स्टेबल है, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है? सो आखिरकार शेप ऐसा क्यों आया है? बीच के साइज वाले न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल क्यों है? मतलब मोनोटोनस कर्व क्यों नहीं है? लगातार इंक्रीजिंग या लगातार डिक्रीजिंग क्यों नहीं है? है ना? क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? हम्म, यस बोलो। सर। ठीक है। सो क्यों ज़्यादा स्टेबल है बीच के कर्व, बीच के न्यूक्लियस, या शुरुआत में स्टेबिलिटी कम क्यों है? इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले बात करनी पड़ेगी अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्सेस, देखो न्यूक्लियर सर आज फोर्सेस। तो हाँ बेटा। रेडियो एक्टिविटी होने वाली थी ना। हाँ हाँ, इसके बाद शुरू होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस बेटा दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली मैंने बोला तो था कि आज मैं आपको कराऊंगा क्या, रेडियो एक्टिविटी, बट न्यूक्लियर फोर्सेस को अगर पूरा समझ लोगे तो रेडियो एक्टिविटी में एक जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अदरवाइज एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, एक जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने पहले न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करना ठीक समझा, ठीक है? क्योंकि पढ़ना तो है ही, आज की क्लास में नहीं पढ़ना तो अगली क्लास में पढ़ना है। अब देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो हमें कुछ खास पढ़ना है नहीं, ठीक है? एक्चुअली जो न्यूक्लियर फोर्सेज है उसको ठीक से समझने के लिए पीएचडी करनी पड़ती है, ठीक है? बट वीक न्यूक्लियर फोर्स में आप सिर्फ इतना समझ लो कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। ये एग्जैक्टली क्या होते हैं ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसे होता है सच बतलूं मेरे को भी नहीं आता ठीक से, क्योंकि जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके इतना पता होना चाहिए, ये बुक्स में लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, और ये जे एडवांस पूछ भी चुका है कि ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। क्यों होता है, कैसे होता है, किसी बुक में लिखा हुआ है नहीं आपके सिलेबस में, आप इवन इवन ग्रेजुएशन में नहीं लिखा है, उसके आगे के बारे में बात होती है, उसके आगे जाके इन चीज़ों के बारे में बात होती है। तो जो भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है? ये भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है? सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? तो देखो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये दीज एक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं, मतलब
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेंगे, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करेगा। ये अट्रैक्टिंग होते हैं नेचर में, क्योंकि सोचिए जरा, हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या रखे हमने, प्रोटॉन रखे भर भर के। सारे प्रोटॉन्स के पास है पॉजिटिव चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे। तो लेकिन एक्चुअली में बहुत ही छोटे स्पेस में सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं इतने छोटे से स्पेस में? अगर उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिपल्सिव है ना। उसके बावजूद वो सारे के सारे प्रोटॉन्स ठूस ठूस के एक जगह पे भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? कोई और फोर्स होगा जो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है। उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। दिस फोर्स इज responsible for this force is responsible for keeping क्या बोलना चाहिए, होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। अदरवाइज प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर भाग जाएंगे, है ना। ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिंग इन नेचर होता है ना। दूसरी बात, ये जो फोर्स है इट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन, सर वो क्या लिखे, होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ये फोर्स? नेचर ऑफ न्यूक्लियन। मतलब कि जितना फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में होगा उतना ही फोर्स दो न्यूट्रॉन के बीच में होगा, और उतना ही फोर्स एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में होगा। ओके, ऑब्वियसली द नेट फोर्स, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? इज सुपर पोजिशन ऑफ कौन से फोर्सेस का? न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगना बंद हो गए, इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मतलब दो प्रोटॉन अभी भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पर साथ ही साथ न्यूक्लियर फोर्स की वजह से दोनों अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। These forces are very short ranged, मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम डिस्टेंस में तक ही फोर्स एक्ट करते हैं। कई लोग मतलब ऐसे समझ लो कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है। हालांकि ये उतना बढ़िया नहीं है, उतना मतलब ये उतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते इसको हम, या उतना बढ़िया फॉर्मूला नहीं बोल सकते इसको हम, बट आप फिर भी ये कह सकते हो कि हाँ सर, ये जो फोर्स है ये बहुत तेजी से आर के साथ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दिस फोर्स इज एक्चुअली 1/r² नहीं, 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। विद इन शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? इफेक्टिव विद इन न्यूक्लियर रेंजेस, मतलब कि पीकोमीटर में काम करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर में डिस्टेंस में ही काम करेगा। एंड विद इन न्यूक्लियर रेंजेस, this force is, it is 50 to 100 times the electric forces। ये जो फोर्स होगा न्यूक्लियर रेंज के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में 50 to 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ओके, समझ में आई बात? और क्या खास बात है?
सर और ये खास है कि दीज आर नॉट सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। अगर इन दोनों के बीच में एक्ट करने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की पोजीशन पे डिपेंड करता है, रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ ये फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको मैंने अट्रैक्टिंग बोल दिया, तो अभी हमको कम से कम ये तो मानना ही अभी हमको कम से कम ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये जो फोर्सेज हैं ये एक दूसरे की दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लग रहे हैं। बट ये नॉट सेंट्रल का मतलब क्या है, ये सिर्फ दोनों की रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि और भी किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा फैक्टर है? दीज आर नॉट सेंट्रल, दे डिपेंड ऑन स्पिन। बेसिकली हमारा जो, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है कि नहीं होता? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, उसका स्पिन होता है कि नहीं होता? स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ वही, प्लस हाफ माइनस हाफ, राइट। वही स्पिन हमारे न्यूक्लियॉन्स के पास भी होता है। ओके बेटा, तो अगर दोनों का स्पिन सेम है, दोनों का स्पिन प्लस हाफ है लेट से, तो फोर्स थोड़ा स्ट्रांग होता है, और दोनों का, एक का प्लस हाफ है एक का माइनस हाफ है, तो फोर्स थोड़ा वीक होता है। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, आईआईटी में कुछ साल पहले केमिस्ट्री में शायद ये क्वेश्चन आया था, फिजिक्स में नहीं आया था, कि स्पिन क्वांटम नंबर इज सेम एज, ऑप्शन दे रखे थे खूब सारे, मोमेंटम, एक दे रखा था एंगुलर मोमेंटम, एक दे रखा था एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या आंसर होगा? स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए? सर ऑप्शंस बोलिए फिर से। मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? सर एंगुलर मोमेंटम। देखो, आपकी इवन जो बुक्स है ना, उसमें लिख दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम। 90% टीचर्स पढ़ा देते हैं एंगुलर मोमेंटम, बट वो गलत है। कई लोग बता देते हैं कि सर वो जो इलेक्ट्रॉन एक ऐसे स्पिन कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे स्पिन कर रहा है ना। मैं भी इनफैक्ट यही बोलता हूँ पढ़ाने समझाने के लिए, कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ही बताया गया था ना आप लोगों को भी। हम्म, वो गलत है, यस सर। वो गलत है। कोई क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ये नहीं है। इनफैक्ट अगर हम स्पिन के बारे में बात करें तो उसका जवाब ये है, इनफैक्ट आईआईटी ने आंसर दिया भी वही था, कि देर इज नो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, वो बस एक क्वांटम नंबर है, वो क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है, उसको आप मैकेनिकल इक्विवेलेंस से आप समझ नहीं सकते, आप उसे एंगुलर वेलोसिटी से या एंगुलर मोमेंटम से, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके बेटा, समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब वो क्या है, अभी हम लोग क्लास 12th के लेवल पे सोच भी नहीं सकते, बस होता है, ये जानना जरूरी है। हाँ, आपको समझाने के लिए मैं बार बार एंगुलर मोमेंटम बोल दूंगा, आगे से भी मैं वही यूज करने वाला हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता नहीं है, स्पिन नंबर और एंगुलर मोमेंटम अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना चाहिए। बट मैं उसको, उसके बारे में बात करने के लिए जो क्लोजेस्ट रिलेशन उसका किसी चीज़ का अगर आप बना सकते हो, तो वो एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए मैं एंगुलर मोमेंटम ही यूज कर लिया करूंगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? ओके सर। चलो फिर, दीज आर नॉट सेंट्रल, दिस इट डिपेंड्स ऑन स्पिन। खास बातें क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इट इज़ द स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, बट इट एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज, इट एक्ट्स विद इन अ वेरी स्मॉल रेंज, दैट इज द रेंज साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही काम कर सकता है, सिर्फ पिकोमीटर डिस्टेंस तक काम करता है, उससे ज़्यादा दूर तक काम ही नहीं करता।
नेट फोर्स जो है वो मतलब क्यों काम नहीं करता, क्योंकि बहुत तेजी से फोर्स रिड्यूस होता रहता है, बहुत तेजी से फोर्स डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आप डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 1/16 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? डिस्टेंस अगर आपने 10 टाइम्स कर दिया तो फोर्स 1/10,000 हो गया, खत्म हो गई बात, है ना। सो इसका जो रेंज है बहुत ही कम है। हालांकि ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा इनकरेक्ट ही है, बट थोड़ा सा क्या, बहुत ही इनकरेक्ट है, बट ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। कई बुक्स में भी लिखा रहता है, मैं ये नहीं चाहता कि आप बुक्स देख के कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं आपको दोनों बात बता दे रहा हूँ कि बुक्स में लिखा हुआ है पर ये एक्यूरेट नहीं है। ओके। तो कॉपी कर लीजिए इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सर हो गया सर। हो गया। चलो, तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा फोर्स किसके बीच में लगेगा? दो प्रोटॉन के बीच में, दो न्यूट्रॉन के बीच में, या एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में? किसके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, किसके बीच में कम फोर्स लगेगा? इनके बीच में फोर्स F1 है, इनके बीच में फोर्स F2 है, और इनके बीच में फोर्स F3 है। तो सबसे सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, और सबसे छोटा कौन सा? हम्म। तो जवाब है, देखिए सर, F3 और F2 बराबर होंगे और ये F1 से थोड़े से बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी लग रहा है, साथ साथ एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इनके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन है, कोई रिपल्शन नहीं है। इनके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन है, कोई रिपल्शन नहीं है, राइट। यस और नो? बट चलो, क्या दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा? कर रहा होगा सर, बट उसकी तो कोई औकात ही नहीं है ना? है क्या उसकी कोई औकात? तो उसको तो छोड़ ही दो। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ओके। तो न्यूक्लियर फोर्स में क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स? क्योंकि आपका जो वो ग्राफ था ना स्टेबिलिटी का, हम उस ग्राफ को पहले समझ हम उस ग्राफ को पहले समझना चाहते हैं, उसके बाद ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ना चाहेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग अगर आज नहीं होता नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हमें कॉन्सेप्चुअली सही रास्ते से जाना ही हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एक्सप्लेनेशन फॉर क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ। हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि आखिर वो वाला ग्राफ क्यों फॉलो हो रहा है? ठीक है बेटा, कोई और ग्राफ फॉलो क्यों नहीं हो रहा? देखो, ऐसा समझो कि एक छोटा एटम से शुरू करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन से। उसका न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, राइट। और तो कुछ है ही नहीं, है क्या? हम्म। तो ये बेचारा अकेला है, इसके आसपास में कोई नहीं है ना, इसके आसपास में कोई नहीं है। तो ये दुखी है कि कोई आ जाओ मुझसे दोस्ती कर लो, मैं बोर हो रहा हूं, है ना। कोई बाइंडिंग एनर्जी है ही नहीं इसके पास, राइट। राइट या रॉन्ग? वहीं अगर मैं हीलियम पे आऊं, तो हीलियम के साथ क्या है, दो प्रोटॉन है, सर हाँ बेटा, और दो न्यूट्रॉन। बोलिए। सर आपका वीडियो बीच में गायब हो जा रहा सर। गायब हो जा रहा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, यहां तो सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा। यहाँ तो स्पीड भी ठीक है, बढ़िया है। ठीक। अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो बताना वापस, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक सिंपल प्रोटॉन है, वो तो अकेला था, उसके पास खेलने वाला कोई नहीं था, बाइंडिंग एनर्जी जीरो थी, है ना।
ये हीलियम है। हीलियम के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। ये चारों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, खुश हैं। अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, तो इसलिए खुशियां बढ़ती हैं, है ना। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक। ये चारों क्या कर सकते हैं, आपस में बैठ के लूडो खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, थोड़ा टाइम पास हो रहा है। ये बड़े, मान लो एक बहुत बड़ा सा हॉस्टल है, उस बड़े से हॉस्टल में ये अकेला प्रोटॉन है, बोर हो जाएगा। यहाँ 4 लोग मिलके तो थोड़ा तो खुश होंगे ना ये लोग, थोड़ा खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हीलियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे क्या किया, नंबर ऑफ साइज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कार्बन पे आ जाते हैं। कार्बन के पास कितने हैं, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, राइट। 6 प्रोटॉन्स है 6 न्यूट्रॉन्स है। ये आपस में बहुत कुछ खेल सकते हैं, सिर्फ कैरम बोर्ड और लूडो नहीं खेलें, ये चाहे तो आपस में वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, राइट। राइट या रॉन्ग? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, सब खुश है ना। ऐसे करते 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 हम लोग पहुंच गए हैं लेट्स से Fe56 पर। क्या हो रहा है समझिए बात को। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे, या 56 पे क्यों गए हम लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहुंच गए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो रहा है, राइट। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। अब साइज बड़ा हुआ तो क्या है, एक प्रोटॉन यहां है, एक प्रोटॉन यहां है, और बीच में कुछ कुछ न्यूट्रॉन भी हैं, राइट। ऐसा ही कुछ है ना, फैले हुए सब लोग आपस में बीच में मिक्स है, राइट। क्या हुआ, थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि ये वाला जो प्रोटॉन है और ये वाला जो प्रोटॉन है, इनके बीच में डिस्टेंस काफी बड़ा है, राइट। हाँ है ना, बोलो। तो क्योंकि आर बड़ा हो गया, इसलिए इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काफी डिक्रीज हो गया। अब क्या होगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स को डोमिनेट करने लगा। इस प्रोटॉन को ये वाला प्रोटॉन पसंद नहीं आ रहा है, ओके। ये प्रोटॉन बोल रहा है इसको क्यों ले आए। तो बीच में इसके 2 जिगरी दोस्त, उन्होंने बोला यार यार तेरी दोस्ती नहीं ना, बट मेरा भाई है, बता रहने दूं कि नहीं रहने दूं हॉस्टल में। बोला ठीक है भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक कोई दुख वाली बात नहीं थी, अभी तक सब लोग साथ में अब बढ़िया से रह रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ, जब हमने और आर को फर्दर इंक्रीज किया न्यूक्लियस के साइज के साथ, तो क्या हुआ, कोई कॉमन फ्रेंड तक नहीं है इस प्रोटॉन और, मतलब ये यहां वाला प्रोटॉन और यहां वाला जो प्रोटॉन है, इनके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड तक नहीं है। इसकी दोस्ती यहां तक, इसकी दोस्ती यहां तक, कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है। अब इस प्रोटॉन के होने से बहुत तकलीफ हो रही है कि क्यों ये प्रोटॉन है। मैंने रात को फ्रिज में ठंडा पानी रखा था अपने हॉस्टल में, ये आके पी गया, मैं पैसा रह गया, है ना। तो इसे गुस्सा आ रहा है। दोस्त ने पिया तो ठीक है यार, तू भाई मेरा, पर इतना दूर वाला बंदा पी जाए तो इसे लगा कि यार तू मेरा मेरा रखो पानी क्यों पी गया, झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा हो रहा है मतलब दुख दर्द बढ़ रहा है ना, स्टेबिलिटी कम हो रही है। अगर आर को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। यहां तक बढ़िया था, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, पर अब यहां जाके क्या हुआ, स्टेबिलिटी रिड्यूस होना शुरू हो गई। समझ में आई बात, हाँ या ना। यस सर। तो क्योंकि ज्यादा अकेला है तो कोई आसपास है ही नहीं अट्रैक्शन वाला, कुछ आए तो अट्रैक्शन बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ी।
ज्यादा आने पे क्या हुआ, डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है कि अब अट्रैक्शन बढ़ नहीं रहा, सिर्फ रिपल्शन ही रिपल्शन बढ़े जा रहा है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? हम्म। हाँ सर। तो इस पर किसी ने कहा अच्छा ऐसा है, तो मुझे एक बात बता, मैं नया न्यूक्लियस बनाता हूं, डिजाइन कर रहा हूं, खुद से बना रहा हूं, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है, पर इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रखे हैं, प्रोटॉन है ही नहीं, अब तो कोई रिपल्शन नहीं है। हम्म। तो ये स्टेबल होना चाहिए, ये तो स्टेबल होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। ये मॉडल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें एक और अंकल टांग अड़ा देंगे, उनका नाम है पॉली अंकल। याद आया उनका नाम? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है कि भैया एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक प्लस स्पिन वाला एक माइनस स्पिन वाला। याद है कि भूल गए? याद है। याद है सर। दो इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। वैसे ही इन्होंने कहा कि भैया देखो, दो न्यूट्रॉन का एड्रेस भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है? दो न्यूट्रॉन्स का भी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। हाँ, एक ही एड्रेस पे एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन रह सकता है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ बेटा कि एनर्जी लेवल ऐसे जा रहा, मान लो दिस इज एनर्जी, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है उसमें चार जगह, चार बेड लगे हैं, ठीक है? चार बेड में क्या हुआ, एक में प्रोटॉन रहता है सीधा वाला, एक में उल्टा प्रोटॉन रहता है, एक में न्यूट्रॉन रहता है सीधा वाला, एक में उल्टा न्यूट्रॉन रहता है। ओके, समझ में आई बात? फिर अगला एनर्जी लेवल आता है, उसमें भी सेम कहानी है। फिर अगला एनर्जी लेवल आता है, उसमें भी सेम कहानी है। पर आपने कहा नहीं सर, मैं प्रोटॉन डालूंगा ही नहीं। तो न्यूट्रॉन कहां डालोगे? ऊपर डालोगे ना भाई। हम्म। तो एनर्जी बढ़ गया कि घट गया? हम्म। अगर आप प्रोटॉन नहीं भरते हो, दो प्रोटॉन की जगह दो न्यूट्रॉन रखते हो, तो न्यूट्रॉन का लेवल, एनर्जी लेवल ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो बोलो यार। सर एक बार फिर से बोलिए। समझो, हर एक ऑर्बिटल में चार चीजें रह सकती हैं, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ठीक है? एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। आपने बोला जो मॉडल बनाया था उसमें आपने सिर्फ न्यूट्रॉन रखे थे, राइट? और जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ न्यूट्रॉन होते हैं कुछ प्रोटॉन रहते हैं। तो क्या हुआ, जब आपने सिर्फ न्यूट्रॉन रखे तो क्या हुआ, दो न्यूट्रॉन भर गए, अगले दो न्यूट्रॉन यहां और यहां तो रह नहीं सकते, रह सकते हैं क्या? अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, समझ में आ गया अब, ठीक है? मैंने एक्चुअली रूम्स बना दिए थे अलग अलग, एक ही रूम है, समझ में आया है ना? एक रूम में दो न्यूट्रॉन है और दो प्रोटॉन है। आपने बोला सर मैं प्रोटॉन नहीं डालूंगा अपने एटम में, क्योंकि प्रोटॉन आपस में झगड़ा करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, प्रोटॉन को डालता ही नहीं हूँ। न्यूट्रॉन संत लोग हैं, प्रोटॉन झगड़ा करते हैं, भैया मेरा पानी तू क्यों पी गया, तेरा पानी मैं क्यों पी गया, न्यूट्रॉन का पानी कोई भी जाए, ठीक है यार, चिल मारो, ठीक है? तो प्रोटॉन, लेकिन पॉली अंकल ने क्या कहा कि भैया एक लेवल पे दो न्यूट्रॉन रह सकते हैं दो प्रोटॉन रह सकते हैं। तो अगर मैं चार चीजें रखना चाहूं, दो ऑप्शन है चार चीजों में, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन या फिर सिंपली चार न्यूट्रॉन। आपने कहा आप चार न्यूट्रॉन रखोगे, तो ठीक है, दो न्यूट्रॉन रख दिया, बाकी दो न्यूट्रॉन तो अगले एनर्जी लेवल पे रखना पड़ेंगे ना। हाँ सर। तो एनर्जी बढ़ गई ना घटने की जगह, हाँ सर। अगले दो न्यूट्रॉन और ऊपर रखने पड़ेंगे। नीचे जगह खाली है, एनर्जी नीचे, नीचे का एनर्जी लेवल खाली है, ऊपर भरते जाओ न्यूट्रॉन आप, तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म। हो जाएगा सर। तो देयर आर टू अपोजिंग फिनोमिना, राइट?
टू अपोजिंग फिनोमेना। कौन कौन सा? एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन जो कि आपके न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर रहा है, और दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि आपके न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर रहा है अगर सिर्फ न्यूट्रॉन भरो तो, है ना। हाँ है ना, यही है ना कहानी। ये ये बोल रहा है प्रोटॉन मत भरो, ये बोल रहा है सिर्फ न्यूट्रॉन मत भरो, थोड़े बहुत प्रोटॉन डाल दो, राइट। इसीलिए अगर आप n/z रेशियो देखोगे वर्सेस a, तो ये हो गया आपका n इक्वल्स टू z 45 डिग्री पे, n इक्वल्स टू जीरो नहीं, n इक्वल्स टू n का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको क्या देखने, कैसा ग्राफ देखने को मिलता है? शुरुआत में तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं होते? बोलो। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो यू सी अ डेविएशन, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं, मैंने ग्राफ गलत बना दिया, इधर n है इधर z है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है ना। छोटे न्यूक्लियस में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं ना भाई। अबे कार्बन 12 में कितने हैं? 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। हाँ सर। ऐसा ही होता है ना छोटे न्यूक्लियस में। और बड़े न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली बड़े न्यूक्लियस में हमें स्टेबिलिटी क्या मिलती है? n/z कितना हो जाता है यहाँ पर? यहाँ पर हो जाता है आपका n/z इज इक्वल टू 1.6 के आसपास पहुंच जाता है, लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इन दोनों अपोजिट फिनोमेना के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, जो कि जब रेशियो n/z इज इक्वल टू 1.6 पहुंच जाता है वहां पे जाके सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फॉर रियल न्यूक्लियस ऑफ लार्ज साइज। ओके बेटा, कोई दिक्कत? जो जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं, बचपन से पढ़ रहे हो आप केमिस्ट्री में, उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है कि नहीं हो रही इन सब न्यूक्लियस के अंदर बात करके? हम्म। सो हाँ, ये क्या हुआ? चलो, समझ में आया कि नहीं? n/z इज इक्वल टू 1.6 पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है बड़े न्यूक्लियस को। दो अपोजिट फिनोमेना है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन जो बोल रहा है कि यार प्रोटॉन्स मत भरो न्यूक्लियस के अंदर, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कह रहा है नहीं प्रोटॉन्स को भरना होगा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी फाइंड अ बैलेंसिंग ग्राफ, जो कि छोटे लेवल पे, जो जब न्यूक्लियस छोटे हैं उस केस में जहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस केस में फ़र्क नहीं पड़ रहा प्रोटॉन डालने से, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में अट्रैक्ट ही कर रहे थे। बट वंस द साइज इंक्रीजेस, एक बार साइज जब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो बोलता है ठीक है यार थोड़े न्यूट्रॉन ज़्यादा भर दो, एंड अल्टीमेटली वी एंड अप विद सिचुएशन जहाँ पर n/z 1.6 हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़े। यस सर। चलो फिर अब हम लोग आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। किस पे आएंगे? रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी भी डायरेक्टली रिलेटेड है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से, ठीक है। सो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? बोलिए। स्पॉन्टेनियस डिके। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ क्या? अल्फा, बीटा, गामा एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस,
ठीक है। और जो जिन सब्सटेंसेस से रेडियो एक्टिविटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसकी स्टडी में खास तौर से डिटेल में किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ओके, सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब ठीक। बात करते हैं जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, अल्फा पार्टिकल, जिनके बारे में बात की, अल्फा बीटा गामा, वो है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। कभी कभी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। ये क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, क्या होता है? डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? बेसिकली मास ऑफ हीलियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? है ना। चार्ज कितना होता है? तो सर चार्ज होता है +2e। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? तो देखो बेटा, बीटा पार्टिकल दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बीटा माइनस, जो कि कुछ नहीं है, बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन है। इसका मास कितना है? सिंपली क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। और चार्ज कितना है? माइनस ही, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। दूसरा पार्टिकल है बीटा प्लस, जिसको हम लोग पोजिट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला। मतलब इसका मास तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, पर चार्ज कितना है? +e है। ओके, समझ में आई बात? दिस पोजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल्स। क्या है ये एंटी पार्टिकल्स हैं। एंटी पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एक दूसरे के नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। मतलब ये कि अगर ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होगा? दोनों के दोनों पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसके लिए क्या बोलते हैं? दोनों आगे साथ में तो क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अटर एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। मतलब दोनों गायब हो जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन बचेगा ना पॉजिट्रॉन बचेगा। ठीक है बेटा, ना इलेक्ट्रॉन बचेगा ना पॉजिट्रॉन बचेगा। ठीक है, दोनों के दोनों पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। E=mc² के हिसाब से एनर्जी मिल जाएगी। ओके बेटा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों कांटेक्ट में आ गए, दोनों टकरा गए एक दूसरे से, तो क्या दोनों खत्म हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बेटा, कोई दिक्कत? 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डबल, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एंटी पार्टिकल्स के और भी एग्जांपल होते हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तीसरे टाइप का रेडिएशन क्या है? गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल, अब गामा पार्टिकल क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिंपली फोटोन है। ठीक है, सिंपली फोटोन है, ज्यादा एनर्जी का। ठीक है, इसका रेस्ट मास कितना है? जनरली क्या होता है, गामा डीके कैसे होता है वो साफ साफ बता देता हूं। अल्फा डीके हुआ मान लेते हैं, तो एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बनेगा।
खैर इसके बारे में बात मत करते, ठीक है, अभी के लिए ही ठीक है। गामा पार्टिकल क्या होता है, सिंपली फोटोन्स होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के पार्टिकल्स हैं, 3 क्या 4 तरीके हो गए, क्योंकि बीटा के 2 हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। और एक और चीज़ हमने क्या सीखी, एंटी पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। बाकी हम लोग धीरे धीरे करके बाकी डिटेल में चीज़ों को समझ लेते हैं। सर रेस्ट मार्क्स जो लिखे हैं क्या रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन का मतलब ये रेस्ट मास 0, फोटोन का मास कितना होता है, 0 होता है, ठीक है बेटा। बढ़े आगे। यस सर। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव डीके डिस्प्लेसमेंट लॉ की। रेडियो एक्टिव डीके डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर शायद मास डिस्प्लेस होता है, इधर से उधर जाता है, और मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो हमें ये निकालना होगा जनरली कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी किसी डीके में, ठीक है। समझ में आई बात। तो सबसे पहले क्या है इसमें, अल्फा डीके पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। तो अब अल्फा डीके क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, लेट से एक्स, ठीक है। इसका मास है ए, चार्ज है जेड। ये डीके होता है और इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। बेसिकली क्या हुआ, अंदर जो प्रोटॉन्स थे वो बहुत झगड़ा कर रहे थे आपस में, तो उनमें से कुछ प्रोटॉन्स को लात मार के बाहर निकाल दिया। तो प्रोटॉन्स ने बोला मैं अकेले थोड़ा जाऊंगा, किसी को तो लेके जाऊंगा। तो साथ में वो 2 न्यूट्रॉन को लेके निकल गया। तो बेसिकली एक पूरे हीलियम न्यूक्लियस को एक बड़े न्यूक्लियस के अंदर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि अंदर बहुत बवाल मचाए हुए थे वो लोग, अंदर बहुत अनस्टेबिलिटी फैलाए हुए थे। तो वाई बना प्लस क्या बना, अल्फा पार्टिकल बना। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, राइट, है ना। सो हीलियम के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है और 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, राइट। क्या हो जाएगा, जब x से y बनेगा तो यहां पर बनेगा z-2, क्योंकि टोटल चार्ज तो कंजर्व रहना ना, यहां 2 है, यहां z-2 होगा, तो टोटल z हो गया, राइट। मास भी कंजर्व रहेगा, इसलिए यहां a है, यहां 4 है, तो यहां कितना आएगा, a-4 आएगा। मतलब आपका जो भी न्यूक्लियस था उसके मुकाबले एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा यहां पर। अब वैसा होता नहीं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पर लेट से नाइट्रोजन डिके कर जाता, अल्फा पार्टिकल निकाल देता, तो नाइट्रोजन का क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, इसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल चुके हैं, तो क्या बनेगा, बोरोन बनेगा ना। समझ में आई बात। ऐसा होता नहीं इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं कि भाई नाइट्रोजन, ये एक्स और वाई सिंबल क्यों चेंज किए, क्योंकि जेड चेंज हो चुका है, राइट। न्यूक्लियस का सिंबल क्या होगा, ये तो जेड डिसाइड करता है ना बेटा। तो ये हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस प्रोसेस से हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ गई है, मतलब कि कुछ एनर्जी हमने और रिलीज कर दी है, ओके। जो एनर्जी है Q, उसको बोलते हैं Q वैल्यू। ये Q वैल्यू कितना है ये हमें निकालना है, ओके बेटा, समझ में आई बात। तो देखिए बात को, हमेशा
आपको डेटा गिवन होगा एटॉमिक लेवल पे और आपको कैलकुलेशन करनी होगी न्यूक्लियर लेवल पे, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्या हो रहा है हमें उससे कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन बाहर से भी होती है पर उसमें आगे जाके कंफ्यूजन हो जाता है। सो शुरुआत करते हैं कि इसमें हम Q कैसे निकालें। तो देखो बेटा, जो भी यहां से यहां पे मास में लॉस हुआ है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, राइट। सो Q कितना हो जाएगा, सिंपली मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, या फिर अगर आप एएमई में ले रहे हो तो इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? सो दिस इज इक्वल टू रिएक्टेंट, मतलब न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एक्स का न्यूक्लियस है। तो दिस इज मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है। तो सर मास ऑफ प्रोडक्ट तो है मास ऑफ वाई माइनस जेड माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, ये भी हीलियम का न्यूक्लियस है तो दिस इज मास ऑफ हीलियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहां z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां z प्लस 2 माइनस 2, मतलब यहां पे भी z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर। फाइनल आंसर में हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ठीक है। फाइनल आंसर में इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल हो गया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो, आई विल नेवर रिकमेंड कि आप इस फॉर्मूले को याद करें, पर कई स्टूडेंट्स करते हैं याद, तो चाहो तो याद कर सकते हो, पर आई विल नेवर रिकमेंड कि आप इसे याद करें, क्योंकि इसमें पक्के से भी गलती करोगे। अगर एग्जैक्टली याद रह जाए तब तो कोई नुकसान नहीं है, पर याद रहेगा नहीं। कॉपी हुआ? हो गया सर। हो गया। सो अल्फा डीके में एनर्जी कैसे निकलती है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब क्योंकि एक्स का मास, वाई का मास, हीलियम का मास, तीनों का मास हमें हमारे पीरियोडिक टेबल में मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जो मास दे रखा होता है वो आइसोटोप्स को मिला के एवरेज दे रखा होता है, राइट है ना। हाँ सर। वो वाला यूज नहीं करना है, ओके। जिस आइसोटोप के बारे में यहां बात हो रही है उस आइसोटोप का मास यूज करना है, ओके बेटा। ओके सर। चलो फिर, अब देखो, इनिशियली आपका जो रिएक्शन हुई इसमें एक्स न्यूक्लियस था जो कि रेस्ट पे था। इससे बन गए दो चीजें, वाई का न्यूक्लियस प्लस हीलियम न्यूक्लियस, और कुछ एनर्जी आई। तो एनर्जी गई कहां, एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? तो सर एनर्जी मिलेगी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, राइट। क्योंकि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी मिली है, इसलिए ये इधर भागेगा कुछ वेलोसिटी से, ये इधर भागेगा कुछ वेलोसिटी से। एंड बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इसका मोमेंटम अगर P1 है, इसका मोमेंटम अगर P2 है, तो P1 हैज टू बी इक्वल टू P2, जिसको हम लेट से P कह देते हैं, है ना। कोई दिक्कत? इसकी काइनेटिक एनर्जी को K1 कह देता हूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को K2 कह देता हूं। सो K1 प्लस K2 जो है वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, और Q की वैल्यू तो फिक्स्ड है, इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। यस और नो? सो
दिस मीन्स कि पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास ऑफ वाई प्लस पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास ऑफ क्या बोलते हैं इसको, हीलियम, इज इक्वल टू क्यू, राइट। सो इससे आपको P मिल जाएगा, जिससे आपको K1 और K2 मिल जाएंगे। क्या आएगा K1 और K2? तो सर K1 हो जाएगा 4 अपॉन मास ऑफ Y प्लस 4 इंटू क्यू, और K2 हो जाएगा मास ऑफ Y अपॉन मास ऑफ Y प्लस 4 इंटू क्यू। समझ में आया? मास ऑफ Y नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? A माइनस 4, राइट। समझ में आ रहा है? सर K1 K2 कहाँ से निकाले? बेटा अगर P आ गया तो P को मैं यहां डालूंगा तो K1 आ जाएगा, यहां डालूंगा तो K2 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है? सर हाँ बेटा, ऐसा समझ लो, सर ऐसा समझ लो, चलो शॉर्ट में बताते हैं। K1 बाय K2 इज इक्वल टू M2 बाय M1 एंड K1 प्लस K2 इज इक्वल टू Q। दोनों का रेशियो पता है, दोनों का सम पता है, कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी डायरेक्टली? मैंने तो वैसे ही कैलकुलेशन करी, बस दिखा रहा था कि इस तरीके से। हाँ K1 और K2 क्या है सर? बेटा, इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा, सुना करो। दोनों नहीं की सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे हम पर। अच्छा, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी है। ये मोमेंटम P1 से गया, मोमेंटम P2 से गया, दोनों बराबर होंगे क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना है। डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड बराबर होगा। उसको हमने मान लिया P। तो K1 कितना हो गया P स्क्वायर बाय 2 my, K2 कितना हो गया P स्क्वायर बाय 2 mhe, है ना। सो K1 बाय K2 हमें पता है M2 बाय M1, दैट इज बेसिकली कितना है, दैट इज बेसिकली M2 4 है और M1 A माइनस 4 है, राइट। इससे हम डायरेक्टली यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? हम्म, ये तो मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप बड़ी पूरा प्रॉपर सब कुछ कैसे निकाल सकते हो। पर अगर आपको डायरेक्टली K1 K2 निकालना है तो दोनों का रेशियो हमें पता है, दोनों का सम हमें पता है, आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। मैंने वैसे ही की कैलकुलेशन दिमाग में, ये तो मैं बस समझा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो गया 4 बाय ए टाइम्स क्यू, और ये कितना हो गया A माइनस 4 बाय ए टाइम्स क्यू, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, है ना। हाँ या ना, बोलो। सो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि नोट करने लायक रिजल्ट आया। क्या? ऑल अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम क्या बोल रहा हूं, ऑल अल्फा पार्टिकल्स विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? क्योंकि वो तो फॉर्म हमने सीधे K2 निकाल ही लिया। हमारा Q फिक्स्ड है तो ये क्वांटिटी फिक्स है, राइट। तो सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सेम एनर्जी से या सेम वेलोसिटी से निकल रहे हैं, हाँ या ना। पर लेट्स टेस्ट इट, ऐसे ही थोड़ा ना मान लेंगे। हो सकता है प्रैक्टिकली कुछ और हो, और हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें कुछ गलती हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। सो लेट्स टेस्ट इट। टेस्ट कैसे करेंगे भैया? थोड़ा कॉपी करो। करो कॉपी।
हो गया सर। हो गया। चलो फिर हम लोगों ने बोला कि अगर सारे के सारे चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल सबका मास सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी में सेम कर रहा हूँ, मतलब सबकी वेलोसिटी में सेम कर रहा हूँ, क्या सही में ऐसा होता है? ये टेस्ट करना है तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? इजीएस्ट ऑप्शन। देख तो मैं सकता नहीं चार्ज को, राइट? कि सबकी वेलोसिटी मेजर कर ली, सब कुछ कर नहीं सकते, क्या करें? तो देखो भैया, उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल था, यहां पे आपका एक्स है, जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, यहां से निकलेगा सबका सब स्ट्रेट पार्ट, है ना? समझ में आई बात? पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बहुत पास पास में क्रॉस बना दिया। अब अगर मैं इन अल्फा अल्फा पार्टिकल्स को इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूंगा या जाने दूंगा, तो क्या होगा? क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम है, सब के सब रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, या फिर एम वी को क्या लिख सकते हैं? इन द रूट ऑफ 2m k/, क्यू बी इस रेडियस से घूमने चाहिए सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, है ना? डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऐसे घूमेंगे, है ना? हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया एंड व्हाट डिड वी फाइंड? हमने बोला कि पार्टिकल्स घूमे ऐसे, हमने कैलकुलेशन करके रखा था कि यहां तक सारे पार्टिकल्स आने चाहिए, पर हुआ क्या? यहां तक पहुंचे अल्फा पार्टिकल, पर सारे नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल ये वाला रेडियस सिलेक्ट किए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये वाला रेडियस सिलेक्ट किए। ऐसा नहीं कि हर एक जगह मिले, कुछ यहां मिले, कुछ यहां मिले, कुछ यहां मिले, यहां कोई नहीं मिला और यहां भी कोई नहीं मिला। समझ में आई बात? क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल्स फॉलोड डिस्क्रीट रेडियाई। मतलब सब के सब सेम रेडियस में नहीं घूमे, अलग अलग रेडियस में घूमे, पर हर पॉसिबल रेडियस नहीं लिया। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी रेडियस उठा के घूम लिया ना, कुछ फिक्स्ड रेडियस, डिस्क्रीट वैल्यूज उन रेडियस की, उसी रेडियस में सारे के सारे अल्फा पार्टिकल घूम रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जीज है, यस और नो? डिस्क्रीट वाला समझते हो ना? डिस्क्रीट का मतलब समझते हो? हाँ ना बोल दो, नहीं समझते तो एक्सप्लेन करूंगा। फिर बोल दिए। देखो, जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स थे एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू ले सकते थे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, उसके अकॉर्डिंग, राइट? या तो -13.6 होगा या सीधे -3.4 होगा, बीच में -7.2 होने का ऑप्शन नहीं है, राइट? तो उस तरीके के जो सिचुएशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। मतलब कंटिन्यूस नहीं है, हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, बट नॉट ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। ओके बेटा? समझ में आया कि नहीं? यस सर। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला, डिस्क्रीट का मतलब ये है कि K इज डिस्क्रीट। इसका मतलब ये है कि Q जो निकला है ना वो डिस्क्रीट, यस और नो?
हर एक अल्फा पार्टिकल के इमिशन में सेम एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि k कितना था, a-4 टाइम्स q था, राइट? रेडियस डिस्क्रीट है तो k डिस्क्रीट है, k डिस्क्रीट है तो q डिस्क्रीट है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? यार आप बोलोगे नहीं कोई भी तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आता आप लोगों का यार। समझ आ गया सर। k कितना है, a-4 टाइम्स q। अगर हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में पाया कि रेडियस अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, कंटिन्यूस नहीं बट अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की अलग अलग वैल्यूज हैं, इसका मतलब q की अलग अलग वैल्यूज हैं। इससे क्या सीखने को मिला? अब ऐसा कैसे हो सकता है सर, मास तो मतलब अगर q की डिस्क्रीट वैल्यू मतलब मास कंजर्वेशन के स्थिति हो जाएगी, राइट? है ना? तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऊपर, आप नीचे कर लेना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि देखो आपका जो x था ना, उससे y बना था प्लस अल्फा बना था, राइट? एक्चुअल में हमने ये एज्यूम कर लिया, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा था। एक्चुअल में y स्टार बना था, मतलब कि y बताता हूं, y तो बना था बट ग्राउंड स्टेट में नहीं था। y एक्साइटेड स्टेट में था। y का जो न्यूक्लियस था वो एक्साइटेड स्टेट में था, मतलब नीचे वाला एनर्जी लेवल खाली था और कुछ न्यूक्लियॉन्स ऊपर छूट गए थे। समझ में आई बात? जब वो ग्राउंड स्टेट में आए तो कुछ एनर्जी और निकली जिनको हम लोग गामा रेज कहते हैं। समझ में आया? एंड practically we detected these gamma rays of same energy as expected by the calculation. Okay, समझ में आई बात? y स्टार का मतलब क्या है? न्यूक्लियस ऑफ y इन एक्साइटेड स्टेट। और यहीं से हमें पता चला कि हाँ, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। नहीं तो हमें क्या सपना आया था न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो थोड़ी देर पहले बात करा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते वक्त। क्योंकि हमें y स्टार मिल रहा है यहां पे, क्योंकि हमें y स्टार मिल रहा है, हमें डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जीज मिल रही है, मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी मिल रही है, मतलब डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जीज होंगी न्यूक्लियस के अंदर। और वहीं से हमें न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स का आइडिया मिला कि हाँ भाई, न्यूक्लियस के अंदर भी जैसे हमारे एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलो, कॉपी हो गया? कॉपी हो गई। हो गया। चलो, अगला हमारा टॉपिक होगा क्या? बीटा डीके। क्या डीके? कौन सा डीके? बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर से क्या बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। न्यूक्लियस में होता है क्या इलेक्ट्रॉन? नो सर। नो सर। तो न्यूक्लियस के अंदर से जब जो चीज है ही नहीं वो बाहर कैसे निकल गई? जब न्यूक्लियस के अंदर सर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बाहर निकला कैसे सर? कंफ्यूजन है कि नहीं है? हाँ सर। देखो क्या हो रहा है। एक्चुअल में अंदर
प्रोटॉन्स बहुत झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। और क्या हो रहा था, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन का पानी पी जाता था, परेशान करता था उसको। दूसरे प्रोटॉन ने पहले प्रोटॉन से खूब झगड़ा किया, तो पहले प्रोटॉन ने बोला ठीक है तेरा पानी नहीं पीऊंगा, और वो न्यूट्रॉन का पानी पीने लग गया। न्यूट्रॉन ने बोला, एक दिन बोला चल ठीक है तूने पी लिया मैंने पी लिया, बात एक ही है। 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है। कुछ देर बाद बोला न्यूट्रॉन, अरे तेरी स्टेसी बार बार रोज मेरा पानी पी जाएगा। अब न्यूट्रॉन भी झगड़ा करने लगेगा। कैसे करेगा न्यूट्रॉन झगड़ा दूसरे प्रोटॉन से? बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास और चार्ज के हिसाब से। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना था? 0। मास कितना था? 1। राइट? यस और नो? यस सर। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है? 1। मास कितना है? वो भी 1। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज -1 और मास 0, मतलब मास नंबर 0। राइट? तो सर हाँ, चार्ज इज कंजर्व्ड 0 इज इक्वल टू 1 - 1। मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड 1 इज इक्वल टू 1 + 0। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा सा। जब मैंने कहा था, पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां मैंने बोला था चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? हाँ सर। यहां देखिए कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, और यहां दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस। मैंने उसको भी ये चीज बताई थी आपको, पर आज वापस याद दिला रहा हूं कि देखो चार्ज क्रिएट हुआ है पर नेट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। जब हम कहते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मींस दैट नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, अगर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी बनेगा। ओके, डन है? हाँ सर। तो सर मास कंजर्व्ड है, चार्ज भी कंजर्व्ड है, तो ये इक्वेशन तो पॉसिबल है कि नहीं? इसको हम लोग किसी एलिमेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? अभी तक तो पॉसिबल लग रही है, आगे है कि नहीं बाद में देखेंगे। अभी तक तो सब कुछ पॉसिबल लग रहा है। इसको हम लिखेंगे कैसे एलिमेंट की टर्म? ये इक्वेशन हम लोगों ने न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म्स में लिखा, न्यूक्लियस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। मेरे पास कोई न्यूक्लियस है x, a उसका मास नंबर है, z उसका चार्ज है या फिर एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है। इससे y बना, साथ में एक बीटा पार्टिकल मिला, बीटा माइनस पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। इसके पास कितना चार्ज है? -1। मास कितना है? 0। तो ऑब्वियसली इधर z है, इधर -1 है, तो यहां कितना आ जाएगा? z+1 आएगा। यस और नो? चार्ज कंजर्वेशन से और मास कंजर्वेशन से, यहाँ ए मास कंजर्वेशन की बजाय मास नंबर कंजर्वेशन, न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्वेशन से, इधर ए इधर 0 तो इधर भी ए। राइट? क्योंकि z चेंज हुआ इसलिए सिंबल चेंज कर दिया, y लिख दिया, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो, तो अब इसकी Q वैल्यू निकालते हैं। Q कैसे निकलेगा? तो सर Q निकालने के लिए हम बोलेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू c²। यस और नो? सो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? x का न्यूक्लियस, मतलब कि मास ऑफ x माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? इन दोनों का सम। तो इसका मास क्या है? मास ऑफ y माइनस z+1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना? नहीं, आगे c² तो लगाइए सर, ऐसा तो ना मास डिफेक्ट को आप हर बार चार्ज लिख दोगे, हर बार एनर्जी लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं आया ये? यस आया। अब देखो यहाँ -z में ही है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक और माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, अगर इस ब्रैकेट में खोलता हूँ तो -z -1 +1, 1 कैंसिल हो गया, यहाँ -z है,
माइनस माइनस प्लस जेड और यहाँ माइनस जेड, इलेक्ट्रॉन का मास फिर से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैलकुलेशन करके देख लेना, नहीं तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। आप लोग सोच रहे हो सर फालतू में आप इलेक्ट्रॉन का मास लेके हमको कंफ्यूज कर रहे हो, किसी आंसर में आ तो रहा नहीं, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेवेंट रहा हो, है ना? लग रहा होगा ना आप लोगों को ऐसा? तो ये भी देखा जाए तो एकदम अच्छी सी वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है ना? है ना? हाँ सर। सो इसमें भी हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू q। ये तो हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं ना, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू q। तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एनर्जी कौन लेके जाएगा इस बार? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, राइट? विच इज अ कांस्टेंट। सो अगेन जब हम वो वाला एक्सपेरिमेंट करें, यहां मैग्नेटिक फील्ड लेट से अंदर की तरफ है, इसके अंदर अगर लेट से मेरा बीटा पार्टिकल इस तरीके से जाता है तो क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज ये उल्टा घूमेगा, ऐसे घूम के आना चाहिए एक फिक्स्ड रेडियस में। लेकिन हमने बोला नहीं सर, हो सकता है यहाँ जो वाई बनाओ एक्साइटेड स्टेट में बनाओ, है ना? तो ये हो सकता है कि ऐसे घूमने की जगह ये कुछ डिस्क्रीट रेडियस में घूमे, राइट? यस और नो? बोलिए। हो सकता है ना भाई? जो अल्फा पार्टिकल ने पढ़ाया था वही तो वापस बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि सर क्यू अलग अलग हो सकता है क्यू की वैल्यू फिक्स ना हो, क्यू डिस्क्रीट बन रहा हो, क्योंकि वाई यहां नहीं बन रहा, वाई स्टार बन रहा हो, राइट? यस और नो? यस सर। बट इंटरेस्टिंगली ये नहीं हुआ। क्या हुआ? वो और भी बड़ी दरिंदगी थी। इलेक्ट्रॉन जो है वो हर पॉसिबल रेडियस में घूमा। ऑल पॉसिबल रेडियस बिलो अ सर्टन रेडियस, इलेक्ट्रॉन revolves in all possible radii। ये क्या मजाक है? अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें सर? तो इस पे किसी ने कहा ये तभी हो सकता है अगर इस क्यू में से कुछ एनर्जी कोई और लेके चला गया है ना? एनर्जी लेवल से एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो। किसी ने कहा कुछ कोई और पार्टिकल है जो कुछ एनर्जी लेके भाग गया है, उस पार्टिकल को हम आज डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पर फ्यूचर में कभी डिटेक्ट करेंगे। ये उसने कह दिया 1920 में। कब कह दिया? 1920 में। समझ में आई बात? और हम लोगों ने वो पार्टिकल ढूंढा कब? 2000 में, 80 साल बाद ढूंढा। समझ में आया? अब यार हो सकता है 1930 में बोला, हमने 1990 में ढूंढ लिया, मतलब 50-60 साल की उसने भविष्यवाणी कर दी कि देखो भैया मैं आपको आज बता रहा हूं एक पार्टिकल मिलेगा तुमको जिसके बारे में हमें आज मालूम नहीं है बट फ्यूचर में पता चलेगा, ठीक है? वो पार्टिकल हमें 60 साल 50 या 70 साल बाद मिला, ठीक है? सर कौन सा पार्टिकल? बता रहे उस पार्टिकल का नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है? अब समझो बात को, जब मैं आपको इक्वेशन लिखा रहा था ना उसी वक्त गलत थी इक्वेशन। ये नहीं भी होता ना तब भी हमें पार्टिकल मिलना ही मिलना था। उसने इनफैक्ट जिस साइंटिस्ट ने बोला था ना, उसने इस ऑब्जर्वेशन से नहीं बोला था, उसने मैथ्स के बेसिस पे बोला था। इस ऑब्जर्वेशन से नहीं बोला था उसने मैथ्स के बेसिस पे बोला था कि एक और पार्टिकल है। कैसे बोला था उसने बोला था देखो बेटा न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है ना?
इन सबके पास कुछ स्पिन होगा। स्पिन कितना होता है सर? या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, है ना? तो सर अगर मैं इसको प्लस हाफ स्पिन दूं, इसको प्लस हाफ स्पिन दूं, तो इसको कितना स्पिन दूंगा बिना एंटी न्यूट्रिनो के? एंटी न्यूट्रिनो को छोड़ दो, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना स्पिन होगा सच दैट एलएचएस और आरएचएस में स्पिन भी बैलेंस्ड हो जाए? प्लस हाफ दूंगा तो आरएचएस का ज्यादा हो गया, माइनस हाफ दूंगा तो आरएचएस का कम हो गया। यस और नो? Yes. तो एक तरफ ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक तरफ इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसलिए मैं स्पिन बैलेंस नहीं कर सकता, और इसलिए एक पार्टिकल मिलेगा बाद में। फिर इस चीज को किसी और साइंटिस्ट ने ये करके बोला हाँ मिलेगा, और 60 साल 70 साल बाद मिला। आइंस्टीन ने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था, पता है क्या स्टेटमेंट था वो? इफ योर ऑब्जर्वेशंस डू नॉट एग्री विथ मैथमेटिक्स, योर ऑब्जर्वेशंस आर रॉन्ग। मैथ्स गलत नहीं हो सकती, ठीक है? समझ में आई बात? सर तो ये सब सिर्फ मैथमेटिकली प्रूवन है कि एक्सपेरिमेंट में देखा है? बेटा ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, पहले लोगों ने मैथ्स लगा के बोल दिया मिलेगा, 60 साल 70 साल बाद मिल गया। समझ में आई बात? हाँ सर। समझ में आया? हाँ हाँ। तो यहां पर क्या है, एक और पार्टिकल होगा, वो उसका नाम क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। एक्चुअली में क्या होगा, इसका स्पिन है प्लस हाफ और इसका स्पिन है माइनस हाफ। अब एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है सर? तो देखो सर, एंटी न्यूट्रिनो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? इट इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो, ठीक है? सॉरी, न्यूट्रिनो को मैं बार नहीं लिखता, एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। बोथ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो है आर मासलेस, दोनों ही क्या है? मासलेस है, एंड दोनों ही, सॉरी, दोनों के पास स्पिन है। सॉरी, एक चीज और रहेगी, मासलेस है, चार्जलेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्या होता है? फोटोन होता है। बट फोटोन से एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्या? दे हैव सम, क्या है? स्पिन। हैव स्पिन। जनरली लोग बोल देते हैं न्यूट्रिनो का स्पिन वन प्लस हाफ है, एंटी न्यूट्रिनो का माइनस हाफ है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट मेरे को तो नहीं पता, बट चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि भैया सच में इसका स्पिन हमेशा हाफ और इसका स्पिन हमेशा माइनस हाफ होता है क्या, बट दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं, दोनों अगर मिलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। देखो आपके सिलेबस में ये है कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर चार्जलेस एंड मासलेस, बट प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो पार्टिकल ढूंढा तो हमने देखा हाँ मासलेस है, पर हम न्यूट्रिनो की स्टडी करते रहे और हमें पता चला नहीं इसके पास मास है, पर बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले भी 1000 टाइम्स कम है, या उससे भी और कम है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कितना कम है, ठीक है? उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के सामने भी निग्लिजिबल है, मास है उसके पास, किसके पास? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों के पास, ठीक है? बट मास बहुत कम है और हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ओके? ये रीसेंट डिस्कवरी है कि नहीं उसका कुछ मास है, ये अपने सिलेबस में नहीं है और बहुत सालों तक आएगा भी नहीं सिलेबस में 12th क्लास का, ठीक है? समझ में आई बात? सर तो मासलेस और चार्जलेस बॉडीज को डिटेक्ट कैसे करता था वो लोग? अब सुन तो लो बात को, सुन तो लो बात को। हाँ। न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एक ही चीज है, ठीक है? उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। क्यों पता है? क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है कि किससे डिटेक्ट करोगे, मतलब ये किसी भी चीज के आर पार निकल जाता है। वैसा आपको बता देते हैं, न्यूट्रिनो ही गॉड पार्टिकल कहलाता, नहीं गॉड पार्टिकल न्यूट्रिनो कहते हैं ना,
तो मेरे को ठीक से याद नहीं है, हिग्स बोसॉन न्यूट्रिनो कहते हैं क्या? नहीं, छोड़ो उसको, वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं, छोड़ो। ऐसे मुझे लग रहा है न्यूट्रिनो को ही कहते हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा है। न्यूट्रिनो ही है, हाँ न्यूट्रिनो ही है, मैं सर्च कर लेता हूँ, बट न्यूट्रिनो ही है। हाँ, न्यूट्रिनो जो है वो क्या है, उसको हम लोगों ने गॉड पार्टिकल नाम दे रखा था, ठीक है। और कुमार विश्वास ने एक कविता भी सुना थी गॉड पार्टिकल मानते हुए उसको, कि देखो हर जगह न्यूट्रिनो दुनिया में हर जगह मिलता है। न्यूट्रिनो की वजह से हमें बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे क्या हो रहा था वो सारी नॉलेज हमें मिलती है, ठीक है बेटा। न्यूट्रिनो वो चीज है जो उसमें यूनिवर्स के क्रिएशन की सारी इंफॉर्मेशन है। न्यूट्रिनो सबसे ज्यादा अबेंडेंट पार्टिकल है हमारे यूनिवर्स में शायद, ठीक है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है, शायद तक न्यूट्रिनो ही है। इनको एक बंदा था, साइंटिस्ट था, इसका नाम था हिग्स, वो न्यूट्रिनो की स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था उसे, ठीक है, मिल ही नहीं रहा था। एक बार ऐसे ही बार में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, किसी ने पूछा और रिसर्च कैसी चल रही है, न्यूट्रिनो मिला कि नहीं मिला? तो फ्रस्ट्रेट होके बोला, दैट गॉड डैम पार्टिकल आई एम गोइंग टू किल, कुछ कैसे ऐसे ऐसे करके बोला, ठीक है। उसने बोला दैट गॉड डैम पार्टिकल, और उस पार्टिकल का नाम पड़ गया गॉड पार्टिकल। क्या नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया? गॉड पार्टिकल। ठीक है। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, एक स्टडी में, एक एक्सपेरिमेंट में, कहाँ पे कौन सी लैब थी याद नहीं मुझे, शायद सर्न ही थी, ठीक है, आपको सर्न के बारे में नहीं पता होगा ना, छोड़ो। उस लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पता चला भाई न्यूट्रिनो तो लाइट की स्पीड से भी तेज चल रहा है, ठीक है। हंगामा मच गया साइंस कम्युनिटी में, साइंटिस्ट की कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन प्रूव करके गया था मैथमेटिकली कि कुछ भी लाइट से तेज चल ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वहां पर डिटेक्ट कर लिया गया कि नहीं, न्यूट्रिनो की जो स्पीड है वो लाइट से भी ज्यादा है, ठीक है। और सर उस तो वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो गया जब सुन उसका स्पीड सुन तो लो ज्यादा? बात, सुन तो लो बात को। उसके बाद पता क्या हुआ, हर जगह अरे गॉड पार्टिकल मिल गया, गॉड है, गॉड है, भगवान से भी तेज चलता है, इस तरीके का हंगामा कटा हर जगह, ठीक है। फिर बाद में साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च को रिव्यू किया, दूसरी जगह से भी साइंटिस्ट आए देखने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बताओ क्या किया। तो पता चला वो जो स्पीड उन लोगों ने ज़्यादा डिटेक्ट करी थी वो सिर्फ एक बार डिटेक्ट करी ज़्यादा, उसके अलावा कभी दोबारा डिटेक्ट हुई नहीं ज़्यादा। और वो जो डिटेक्शन था वो मेजरमेंट की एरर के लिमिट के अंदर था। समझ में आई बात? 0.99 सी तक तो हम ऐसे ही पहुंचा चुके थे न्यूट्रिनो को, उसका शायद 1.000000000001 सी आ गया, ठीक है। वो हमारी मेजरमेंट के एरर के अंदर ही था। तो वो जो रीडिंग थी दोबारा क्योंकि कभी ले नहीं पाए, और एक बार आया और वो एरर जो हो सकती थी हमसे, एरर की जो लिमिट थी उसके अंदर ही था, तो इसलिए हमने बोला नहीं वो रीडिंग गलत है, वो रीडिंग गड़बड़ है। इस अभी भी आइंस्टीन की थ्योरी होल्ड करती है, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, ठीक है। अदरवाइज पुस्तक तो पूरे हो गए थे, देखो भगवान पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है, ये है भगवान सबसे तेज चलते हैं, ये लोग कहते हैं लाइट सबसे तेज चलते हैं, भगवान लाइट से भी तेज चलते हैं, फलाना ढिमकाना। समझ में आ गई बस? वो सब खूब हंगामा कटा था उस वक्त, जोक्स भी आए थे खूब सारे ऐसे ही, कि अ न्यूट्रिनो वेंट टू अ बार एंड देन देयर वाज लाइट, मतलब समझ रहे हो बात को? हाँ सर। सो ये सब जोक्स भी चले थे, जो भी है। सो न्यूट्रिनो, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चला नहीं, लाइट से तेज नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो, एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, ओके। और ये कुछ एनर्जी लेके ये एंटी न्यूट्रिनो भाग जा रहा है, इसलिए हमारा जो बीटा पार्टिकल है उसके पास डिस्क्रीट वैल्यू नहीं बल्कि कंटिन्यूस वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जा रही है, क्योंकि दो की जगह तीन पार्टिकल्स होगा ना, अब तो कोई भी कितनी भी एनर्जी लेकर जा सकता है, राइट? हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर। सो ये हमारा
सिचुएशन है बीटा डीके का। ये बेसिक इक्वेशन है, इससे ये इक्वेशन बनती है। ये एंटी न्यूट्रिनो भूलना नहीं है। इस पे इतना डिस्कशन इसीलिए किया है क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिनो एग्जाम में आएगा, आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, और यही यही नया है, बाकी तो सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। इसके पीछे, इसके एग्जिस्टेंस के पीछे पहला हिंट क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस नहीं हो रहा था एलएचएस और आरएचएस में। दूसरा हिंट क्या था कि, समझ रहे हो, कंटिन्यूअस रेडियस मिल रहे थे हमें बीटा पार्टिकल्स के। अल्फा पार्टिकल के डिस्क्रीट मिले, बीटा पार्टिकल के कंटिन्यूअस मिले। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़, तो देखो अभी तक क्या क्या हुआ, अल्फा डीके हुआ, बीटा माइनस डीके हुआ, दोनों का हम लोगों ने क्यू वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। क्या होता है, अल्फा डीके हो गया। अल्फा डीके में क्या हुआ, कुछ लोग परेशान कर रहे थे, बाकी लोगों को आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया गया। बीटा डीके में क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन इतना परेशान हो गया कि उसने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। इसका होता है बीटा प्लस डीके, जिसमें क्या होगा, बीटा प्लस डीके। इसमें हम लोग एक प्रोटॉन को इतना तंग कर देंगे, इतना तंग कर देंगे कि वो संन्यास लेगा, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल खाली छोड़ के कि मैं जा रहा हूं, मुझे मतलब नहीं तुम लोगों से, ठीक है, मुझे झगड़ा नहीं करना। समझ में आई बात? तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, 1, मास कितना है 1, न्यूट्रॉन के पास 0 1। तो यहां पे क्या बनेगा, बीटा प्लस पार्टिकल निकलेगा, जिसके पास चार्ज होगा 1 और मास होगा 0। बेसिकली क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। क्या हो गया ये, पॉजिट्रॉन। अब अगेन फिर से वही वाली बात हो गई, एक तरफ ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दूसरी तरफ इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, स्पिन बैलेंस होगा ही नहीं, होगा क्या? तो साथ में एक और पार्टिकल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? साथ में एक और पार्टिकल चाहिए होगा, वो पार्टिकल कौन सा है? तो देखो वो पार्टिकल यहां पर है न्यूट्रिनो। क्या है, न्यूट्रिनो। ओके, पिछले केस में क्या मिला था, एंटी न्यूट्रिनो, इस केस में क्या मिला, न्यूट्रिनो। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर किसमें न्यूट्रिनो मिलेगा, किसमें एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, कैसे इक्वेशन बैलेंस करें। देख भाई, बात समझ, एक ही क्वेश्चन याद रखनी, कौन सी, पिछली वाली, न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ओके, मतलब क्या है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू दिस, है ना। दिस मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। समझ में आया? सॉरी, प्लस न्यूट्रिनो, है ना। यस सर। तो देख लो मैथ्स किस लेवल तक काम करती है। हाँ या ना। हाँ सर। तो इसमें न्यूक्लियस के टर्म्स में इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स ए जेड विल गिव वाई प्लस बीटा प्लस, या फिर पॉजिट्रॉन, एक ही बात है, 1 0 प्लस न्यूट्रिनो। यहां वाई में क्या आएगा, अगर हम लोग चार्ज बैलेंस करें तो z माइनस 1, और मास बैलेंस करें तो a, राइट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सो प्लस कुछ एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी। इसमें Q कितना आएगा, कितनी एनर्जी मिलेगी, Q इज इक्वल टू, Q कितना मिलेगा हमें, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज मास ऑफ x माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ y माइनस z माइनस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या माइनस जेड एम ई, यहाँ माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये क्या माइनस जेड प्लस 1 और प्लस 2, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच गया, बचा कि नहीं बचा, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर, ये आपका क्यू वैल्यू होगा। समझ में आई बात? अब समझ में आया मैं बार बार इलेक्ट्रॉन का मास लेके क्यों चल रहा था? हर बार ये हर बार कैंसिल नहीं हो रहा है, बीटा प्लस डीके में कैंसिल नहीं हो गया, बच गया, राइट। सर हाँ बेटा, सर पार्टिकल बिना मास के भी एग्जिस्ट कर सकता है सिर्फ चार्ज के साथ? फोटोन ना, नहीं करता। तो सर बीटा प्लस मतलब अपोजिट रो अरे बेटा मासलेस। इलेक्ट्रॉन का मास तो है ना, उसके पास मास नंबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है ना। अच्छा हाँ। समझ में आ गया? हाँ सर। बाकी इसमें भी अगर आप उस पॉजिट्रॉन को घुमाओगे तो डिस्क्रीट नहीं लेगा, बल्कि कंटिन्यूस रेडियस में घूम सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टिकल निकले हैं और इक्वेशन आप ऐसे इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन तक आराम से पहुंच सकते हो, पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? हाँ सर। चलो फिर, अल्फा डीके हो गया, बीटा माइनस डीके हो गया, बीटा प्लस डीके हो गया, गामा डीके वैसे ही कुछ नहीं है उसमें, है ना। एक और बचा है अभी भी। क्या क्या हुआ अभी तक? कुछ लोगों ने परेशान किया, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया उन लोगों को। फिर एक बंदा ज़्यादा परेशान हो गया, मतलब संत आदमी परेशान हो गया, वो झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक झगड़ेलू आदमी इतना परेशान हो गया कि उसने संन्यास ले लिया, है ना। अब क्या हुआ? अब नई चीज़ होगी। अब झगड़ा इतना बढ़ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, इतना बढ़ जाएगा कि अब पड़ोसी परेशान होने लगेंगे। न्यूक्लियस का पड़ोसी कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? के शेल वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ। तो अगला टॉपिक है के कैप्चर। समझ में आया? के कैप्चर में क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियस है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा तो है नहीं, तो क्या होगा, प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। समझ में आई बात? अब मुझे यस। बताओ, क्या ये इक्वेशन किसी भी तरीके से वैलिड है? नहीं सर, इधर ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर इवन, सॉरी इधर इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब कोई और पार्टिकल भी मिलेगा साथ में। अब क्या मिलेगा, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, पता नहीं सर, लेट्स चेक। हमें मालूम है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। दिस मीन्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन माइनस एंटी न्यूट्रिनो। दिस मीन्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। समझ में आई बात? यस सर। अगर मैं इसको न्यूक्लियस के टर्म्स में इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, कोई एलिमेंट है एक्स ए जेड वाला, जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया -1 0 वाला, उससे मुझे मिला कुछ y, z -1 हो गया, ऊपर हो गया a प्लस न्यूट्रिनो, राइट। प्लस ऑब्वियसली q तो रहेगा ही रहेगा यार, है ना। है ना, कुछ नया तो नहीं है इसमें, बोलो। इसमें मैं Q वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो सर Q हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट
मतलब कि मास ऑफ x माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ y माइनस जेड माइनस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तो कुछ है नहीं उधर, इंटू सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहां माइनस जेड एम ही है, यहां अच्छा माइनस जेड प्लस 1, यहां भी हो जाएगा माइनस जेड प्लस 1, तो फिर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, क्या बचा, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। अब ये मत बोलना सर कि यहां पर भी आप फालतू ही पढ़ा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्यों सिर्फ एक ही जगह तो यूज हुआ, बेटा फाइनल आंसर में एक ही जगह आ रहा है, बट यहां देखो अगर आप दिमाग नहीं लगाते अपना तो आप यहां क्या लिखते, मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई लिखते ना, लिखते कि नहीं, हाँ सर। वो वी वाला अपने आप यहां कैंसिल हो गया है, तो आंसर क्या है, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा है फाइनल आंसर में, किस केस में, पॉजिट्रॉन के केस में, जिसमें नए तरीके का पार्टिकल बन गया, बाकी इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है ना। यस यस सर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट लॉ सारा का सारा, कि कैसे हम क्यू वैल्यू वगैरह निकालते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, नो सर। कॉपी कर लो। सर हाँ बेटा, आप ऑफलाइन कब से कराइएगा? अभी करो बेटा, जैसे चल रहा है। अच्छा उस क्लास में आपका ये हो गया, मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, सॉरी ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स चल रहा है ना बेटा, हाँ सर। ठीक है, इसका मेरे को तो एक ही चैप्टर पढ़ना ही है, कौन सा वाला, ठीक है।